सब इंस्पेक्टर राजेंद्र भोसले मुंबई में पोस्टेड थे और उनकी खासियत थी गुम हुए बच्चों को ढूंढ निकालना। राजेंद्र ने 2008 से 2015 तक यानी 7 सालों में 165 ऐसे बच्चों को उनके माता पिता से मिलाया जो किसी कारणवश अपने घर से लापता हो गए थे। मगर फिर भी राजेंद्र को एक मलाल था 166वीं एक गुमशुदा बच्ची को न ढूंढ पाने का। दरअसल अब राजेंद्र का रिटायरमेंट जो हो चुका था, ये इस घटना का पहला पहलू है और राजेंद्र इस कहानी के पहला किरदार। इस घटना का दूसरा पहलू और दूसरा किरदार है पूजा, जिस पर उसके माता पिता के मुसलसल जुल्म बढ़ रहे हैं। अक्सर नशे की हालत में पूजा के पिता उसके साथ मारपीट करते हैं। एक रोज़ तो हालात ये हो चले कि उसके पिता ने नशे की हालत में उससे कहा कि वह उनकी बेटी ही नहीं, उसे तो वो अगवा करके लाए थे। फिर क्या था, पूजा को ये बात खाने लगी और पूजा ने अपना नाम गूगल पर डाल के सर्च करने का प्रयास किया। उसके बाद वो हुआ जिसका किसी को अंदेशा नहीं था, चूँकि गूगल पर पूजा ने अपने बचपन की फ़ोटो देखी जिसको गुमशुदा दर्शाया गया था। कौन है पूजा और आखिर सब इंस्पेक्टर राजेंद्र से इस घटना का क्या कनेक्शन है? तो क्या ये पूजा के असली माता पिता नहीं? इन तमाम पहलुओं पर हम इस पूरी कहानी में आपसे चर्चा करेंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आखिर पूजा कौन है और क्या वो अपने माता पिता से मिल पाई, तो आप हमारे साथ इस रिपोर्ट में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज हम बात करेंगे मुंबई की मिसिंग गर्ल पूजा की। तारीख 22 जनवरी 2013, वक्त सुबह के करीब 7 बजे। स्थान मुंबई का अंधेरी इलाका। आज 7 साल की मासूम पूजा गौड़ अपने से 3 साल बड़े भाई की उंगली पकड़े स्कूल के जानिब बढ़े जा रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर रास्ते में खड़ी एक आइसक्रीम की रेहड़ी पर पड़ती है। क्योंकि घर से बड़े भाई को इस हिदायत के साथ 10 का नोट दिया गया था कि पैसे दोनों को आधे आधे बांटने हैं। ऐसे में बच्ची ने भाई से अपने हिस्से के पैसे की आइसक्रीम दिलाने की डिमांड कर, मगर स्कूल को लेट हो रहा था, लिहाजा बड़ा भाई बच्ची को आइसक्रीम दिलाने से मना कर देता है। मगर अब जहां भाई के कदमों की रफ्तार स्कूल की दिशा में मुसलसल तेज हो रही थी, तो वहीं बहन धीरे धीरे कर पीछे की तरफ खिंचने लगी और फिर अचानक वह रास्ते से गायब हो गई। मासूम भाई छोटी बहन को काफी तलाशता है, मगर उसका कोई सुराग नहीं लगता। लिहाजा अब बच्चा दौड़कर घर पहुंचता है और उसके द्वारा परिवार को पूरा घटनाक्रम बताया जाता है। परिवार भी बच्ची की तलाश में जुट जाता है, लेकिन सारा दिन की खोजबीन के बाद भी परिवार के हाथ हर सिमत से नाउम्मीदी ही लगती है। दरअसल मासूम बच्ची पूजा गौड़ का किडनैप हो चुका है, मगर अपहरण किसने किया और अपहरणकर्ता क्या चाहते हैं, यह अभी कोई नहीं जानता। खैर, कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले हम आपको मुंबई के डीएन नगर पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पूजा का परिवार कंप्लेन रजिस्टर कराने पहुंचेगा। लेकिन उससे पहले हम आपको यहां तैनात सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ढूंढू भोसले के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं। दरअसल इस थाने में राजेंद्र की पोस्टिंग साल 2008 में हुई थी। उनकी खासियत है कि वह किडनैप हुए, लापता हुए, नाराज होकर घर छोड़ चुके मासूम बच्चों को पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। शायद यही कारण है कि विभाग ने राजेंद्र को विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जबकि उनके पास ऐसे 165 बच्चों की लिस्ट है जो अपने घरों से लापता हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर बच्चों को राजेंद्र ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवा चुके हैं। खैर, मिसिंग गर्ल पूजा का केस भी इसी थाने पहुंचा और कानून की किताब में इसे मिसिंग गर्ल 166 के नाम से दर्ज किया गया। वहीं दिन महीनों में और महीनों साल में बदल गए, मगर फिर भी मासूम पूजा का कोई सुराग नहीं लगा। और अब साल 2015 में राजेंद्र का रिटायरमेंट का वक्त आ गया। कहा जाता है कि अपने रिटायरमेंट के दौरान राजेंद्र खुश नहीं थे, क्योंकि विभाग द्वारा लापता बच्चों की जो लिस्ट उन्हें सौंपी गई थी, उनमें से सभी 165 बच्चों को वो ढूंढ चुके थे, मगर अभी तक मासूम पूजा का कोई सुराग नहीं लगा।
कहा जाता है कि अपने रिटायरमेंट के बाद भी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र ने अपनी जेब में पूजा की एक फोटो हर समय रखी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर पूजा को ढूंढ निकालना चाहते थे। और फिर उनके रिटायरमेंट के करीब 7 साल बाद यानी 6 अगस्त 2022 की रात 8:20 पर वह हुआ, जिसके बारे में पुलिस विभाग या पूजा के परिजनों ने सोचा तक नहीं था। दरअसल आज 9 साल बाद पूजा 16 साल की होकर अपने परिवार से मिल गई। कहता है कि साल 2013 में पूजा के घर से करीब 500 मीटर दूर रहने वाले जोसेफ डिसूजा ने पूजा को उस वक्त अगवा कर लिया था जब वह अपने भाई के साथ घर से स्कूल जाने निकली थी और उसकी उम्र महज 7 साल थी। बताया जाता है कि आरोपी के इस गुनाह में उसकी पत्नी भी शरीक थी और इस वारदात को संतान मोह में अंजाम दिया गया था। दरअसल आरोपी दंपत्ति को खुद की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूजा को अगवा कर लिया। लेकिन चूंकि पीड़िता का घर आरोपी के घर से महज 500 मीटर दूर था, तो ऐसे में उन्हें खुद के पकड़े जाने का भी डर था। लिहाजा उन्होंने पूजा को कर्नाटक के एक हॉस्टल में डलवा दिया और इस दौरान उनको खुद को भी एक संतान हुई। अब आरोपियों का पूजा से मोह भंग हो गया और उन्होंने पूजा को नौकरानी की तरह रखना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इस दौरान पूजा पर जमकर जुल्म भी किए गए और फिर एक दिन ये लोग पकड़े गए। दरअसल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद हुई पूजा ने बताया कि उसने कई साल बेबी सिटिंग का काम किया, जबकि जहां जहां उसने काम किया वहां के लोगों से उसने बताया कि मेरी मम्मी सोनी मुझे खूब मारती है और मेरे पापा हमेशा शराब पीकर आते हैं और मुझे खूब पीटते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें साल 2013 में कहीं से उठा लाया था। इससे मुझे यह पता चल गया है कि वह मेरे माता पिता नहीं। पूजा जहां बेबी सिटिंग का काम कर रही थी, उन्होंने गूगल पर मिसिंग गर्ल पूजा सर्च किया। वहां उनको पूजा से जुड़े आर्टिकल और कैंपेन मिले। वहीं आर्टिकल में खुद का फोटो देखने के बाद पूजा को सब याद आ गया, यहां तक कि उसने अपना घर भी याद कर लिया और माता पिता भी। बताया जाता है कि मिसिंग पोस्टर पर कुल 5 नंबर थे, जिनमें से 4 नंबर बंद थे, लेकिन एक मोबाइल नंबर चालू था। वो नंबर था पूजा के घर के बगल में रह रहे रफीक का। बताया जाता है कि गुमशुदगी के दौरान रफीक भी पूजा की तलाश में ताकत झोंके था। खैर, मदद कर रहे परिवार ने पूजा के पड़ोसी रफीक से बात की और फिर पूजा की उससे बात कराई, लेकिन रफीक को पूजा पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक फोटो मांगी। फिर वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट पूजा की मम्मी और अंकल को दिखाया। पूजा की फोटो देखकर उनके घर वालों को यकीन नहीं हुआ। हालांकि फिर पूजा के घर वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की, तब जाकर पूजा 9 साल बाद अपने घर वालों को मिली। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि भोसले के लिए यह केस नंबर 166 था और भोसले इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन दावा किया जाता है कि रिटायर होने के 7 साल बाद भी उन्होंने इस केस का पीछा नहीं छोड़ा। इस केस को सुलझने के बाद भोसले ने कहा कि आप एक पुलिस वाले के रूप में रिटायर हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में आप कभी रिटायर नहीं हो सकते। इंसानियत तब तक जिंदा है जब तक आप जिंदा हो। वहीं पुलिस ने जोसेफ डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी के खिलाफ अपहरण, मानव तस्करी और गैर कानूनी तरीके से मजदूरी समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया, जबकि जोसेफ डिसूजा और सोनी डिसूजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। मोहित भाटी के साथ अमजद राणा, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स की सीरीज का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।